सियासी खबरों में सबसे पहले बात महाराष्ट्र के सियासी बवंडर की। एनसीपी दो फाड़ में बढ़ चुकी है। अब सवाल यह है कि एनसीपी किसकी होगी, चाचा की या फिर भतीजे की। पूरे मामले में दोनों के अपने अपने दावे हैं। इन दावों की हकीकत क्या है और कानून के लिहाज से किसका दावा सबसे ज्यादा मजबूत है, इस रिपोर्ट में समझिए आप। अगर सियासत में रिटायरमेंट की उम्र ना होती तो चुनौतियों का पहाड़ भी अंतिम सांस तक कम नहीं होता। 82 साल के शरद पवार को भी इसका बखूबी एहसास हो रहा है। जिस पार्टी को ताउम्र अपने खून पसीने से सींचा, उस पार्टी पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए शरद पवार को मैदान में उतरना पड़ा। भतीजे की बगावत के एक दिन बाद शक्ति प्रदर्शन के लिए चाचा सतारा पहुंचे। सतारा के कराड़ में वाई चौहान स्मृति स्थल पर उन्होंने पार्टी समर्थकों को संबोधित किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। किस्तें कभी कम हो जाती है, कभी चुने हुए साथी छोड़ जाते हैं। ये बात शायद आप लोगों को नहीं होगी, मुझे खास एक्सपीरियंस ऐसे चीजों के बारे में 2-3 बार हुआ है। चाचा जमीन पर अपनी ताकत टटोलने में जुटे हैं, वहीं पार्टी ऑफिस की तस्वीर बदल रही है। बागी नेताओं के चेहरे पर कालिक पोती जा रही है। बगावत के इस खेल में शरद पवार जिस शख्स से सबसे ज्यादा नाराज है वो हैं प्रफुल्ल पटेल। एनसीपी के दफ्तर में प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटाई जा रही है। बड़ा सवाल यही कि एनसीपी अब किसकी होगी। सियासत में नंबर गेम किस तरीके से महत्वपूर्ण है, ये इस समय एनसीपी में समझा जा सकता है। अजीत पवार दावा कर रहे हैं कि 42 विधायक उनके साथ हैं और इस आधार पर वो बतौर एनसीपी उन्होंने सरकार में शामिल होने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ जयंत पाटिल जो कि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं 44 विधायक वो शरद पवार के साथ हैं और पार्टी शरद पवार के साथ खड़ी है। सिर्फ 9 लोग अजीत पवार के साथ गए हैं। उनको डिस्क्वालिफिकेशन भी करने की प्रोसेस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं। अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए अजीत पवार को कम से कम 36 विधायक चाहिए। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने विधानसभा स्पीकर को इन 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका भेज दी है। पार्टी ने चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी दे दी है। साथ ही पार्टी ने जितेंद्र आव्हाड को चीफ व्हिप भी नियुक्त कर दिया है। यानी अब पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड की बात मानने के लिए मजबूर होंगे। पिताजी के उम्र के वो है, हर बच्चे को उन्होंने 30-30, 40-40 साल जाना है। अगर वो 40 साल पुराना बच्चा बाप को आके कहता है कि मैं नहीं करने वाला हूँ, तो बाप उस पे भरोसा क्यों नहीं दिखाएगा? ये तो बच्चे को शर्म लगनी चाहिए कि 80 साल के बाप को मैं झूठ बोल के काम किया हूँ। बाप क्या फिर से जीतेगा इस बार? अब बाप जीतने के लिए ही मैदान में उतरा है, नहीं तो कोई करार नहीं जाता था और कहता कि आज से मेरी लड़ाई शुरू हो गई। वैसे एनसीपी के मामले में किसी भी पक्ष ने न्यायपालिका के दरवाजे को नहीं खटखटाया है, लेकिन पिछले 4 साल के घटनाक्रम को देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये मामला अदालत के दायरे से बाहर निपट जाएगा। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद कई बार महाराष्ट्र में उठापटक हो चुकी है। न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा है। पिछले साल जून में शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दाखिल की गई थी। क्या एनसीपी की तरफ से भी ऐसा किया जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट में तो आना मुश्किल है मामला। क्या वजह हो सकती है? उसका कारण ये है कि सीधा अगर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और कल को कोई दूसरा ऑर्डर हो गया जो उनके खिलाफ है, तो उनकी सारी रेमेडी बंद हो जाएंगी। वो सिर्फ हाई कोर्ट में ही जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताइएगा कि पार्टी से जो टूटकर जो विधायक गए हैं उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ का कितना असर होगा? क्या उनकी विधायकी जा सकती है? नहीं, उन पर मैं पहले ही कह चुका हूँ, क्योंकि इनकी सरकार नहीं है वहाँ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ इनके ऊपर लागू नहीं है। शिवसेना की तरह एनसीपी पर कब्जे की जंग भी बड़ी है। अंतर यह है कि शिवसेना में बाला साहब की विरासत पर कब्जे के लिए शागिर्द ने परिवार को चुनौती दी थी। लेकिन एनसीपी फैमिली में चाचा के सामने उनकी विरासत को चुनौती दी है। सवाल है कि क्या चुनावी दावपेच में माहिर शरद पवार इस चुनौती से निपट पाएंगे? मुंबई से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।